मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 5। पार्ट 4 तक बच्चों हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से एक के बाद एक बड़ी सफलता हासिल की थी। पहला चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा में और उसके बाद फिर अहमदाबाद में। तो इन सत्याग्रह की मदद से बिना हिंसा किए हुए जो है सरकार को झुका देने की जो बात थी, इस बात से ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी ज्यादा परेशान थे। एक तरफ महात्मा गांधी की उपलब्धि और दूसरी तरफ क्रांतिकारी जो है वो बहुत ज्यादा जो है एक तरह से ब्रिटिशर्स को परेशान करके रखे हुए थे। आए दिन कहीं पर भी किसी भी प्रकार की घटना घट रही थी, क्रांतिकारी जो है वो एकजुट होने लगे थे, वो भारतीयों को एकजुट करने में लगे थे और ऐसी बहुत सारी गतिविधियां जो हो रही थी जो कि जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी ज्यादा परेशान थी। अब इन सारी बातों पर नकेल कसने के लिए, इन सारी चीजों को बंद करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ सुझाव नहीं आ रहे थे, कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है। और इसी क्रम में बहुत जल्दबाजी में उन्होंने एक नियम पास कर दिया और उस नियम का नाम क्या था? द रोलट एक्ट, जो कि मार्च 1919 में पास किया गया था। ठीक है, तो अब रोलट एक्ट जो है एक्चुअली इसका नाम दूसरा है। इसका नाम है द एनार्कियल एंड द रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। लेकिन चूंकि जिस कमिटी ने ये एक्ट पर बहुत ज्यादा विचार किया था, मंथन किया था, उस एक्ट के जो प्रेसिडेंट थे, उस कमिटी के जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम सिडनी रोलट होने की वजह से इस एक्ट को हम लोग रोलट एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसे पास किसने किया था? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ने। अब बात है बच्चों की, ये रोलट एक्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इवन स्टैंडर्ड 10th के बोर्ड के लिए, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला चीज आप याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट कौन थे इस कमिटी के? द सिडनी रोलट, है ना, सिडनी रोलट जो है वो प्रेसिडेंट थे। अब इसमें आखिर ऐसा क्या था कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है? तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों के मौलिक अधिकार को छीना जा रहा था। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या हुआ था, अब पढ़ते हैं हम लोग इसको डिटेल में। It gave the government enormous powers to repress political activities and allow detention of political prisoners. अब क्या हो रहा था? महात्मा गांधी के इन सुझावों की वजह से, ये सत्याग्रह की वजह से लोगों में एक जागरूकता आ चुकी थी। लोग जगह जगह इकट्ठे हो रहे थे और अपने बातों को चर्चा कर रहे थे आपस में। ये सब चीज देखकर ब्रिटिश जो है वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। तो उन लोगों ने सबसे पहले इसको दमन करने के लिए क्या किया कि सबसे पहला काम क्या करना है कि लोगों को मिलने ही नहीं देना है। और इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, ये एक्ट पास किया कि इस एक्ट में क्या दिया गया है? दैट इट गेव एनॉर्मस पावर, बहुत ज्यादा पावर मिल गया, मतलब लिमिटलेस पावर मिल गया किनको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, पुलिस को, कि जहां पर भी वो कहीं पर भी भीड़ जमा देखे तो उस भीड़ को वो तुरंत वहां से हटा सकते हैं। भीड़ जमा करने का आदेश किसी को नहीं था और सिर्फ उस शक के बिना पे वहां पे जो नेतागिरी कर रहा होगा, जो लीडर होगा उस भीड़ का, उसे तुरंत क्या किया जा सकता है? जेल में डाला जा सकता है। इवन जो निर्दोष लोग उस मीटिंग में शामिल होंगे उन्हें भी जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, ये प्रावधान कर दिया गया। और इससे भी खतरनाक प्रावधान क्या है वो देखते हैं। क्या कहा जा रहा है? इट अलाउड टू इम्प्रिजन एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म इन ब्रिटिश इंडिया विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। मतलब कि अगर सिर्फ और सिर्फ देख के किसी को लग रहा हो कि हाँ ये कुछ बुरा करने वाला है, कुछ क्राइम करने वाला है, सिर्फ शक के आधार पे क्या कर दिया जा रहा था कि उसको सीधा उठा के जेल में डाल दिया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि उनको किसी भी प्रकार से ये आजादी नहीं थी कि 2 साल तक वो किसी प्रकार की लड़ाई लड़ सके अपने आजादी के लिए, है ना, अपने बेल के लिए। वो 2 साल तक कुछ नहीं कर सकते थे, विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। 2 साल तक वो अपने हाथ में कुछ नहीं कर सकता है। ये तो बहुत गजब बात हो गई। इवन वो ये तक नहीं जान सकता है कि मेरे नाम पर शिकायत किसने की। ये बात जानने का भी अधिकार जो है उस व्यक्ति को नहीं था जिसे जेल में डाला जाता था। तो ये एक तरह से कह सकते हैं फंडामेंटल राइट को ही छीन लिया गया। तो इसका विरोध जो है लोगों ने बहुत जोरदार तरीके से करने लगा। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो इकट्ठा, लोग जो है वो सोशल है, सामाजिक लोग होते हैं, तो लोग तो मिलेंगे ही एक जगह पे। लोग दुखी थे उस वक्त, तो वो एक जगह पे 2 4 5 व्यक्ति तो मिलेंगे ही, मिलकर आपस में चर्चा करेंगे ही। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर भी रोक लगा दिया था। इसके साथ साथ और क्या बात थी? इसके साथ साथ प्रेस पर, जो कि हमारे बातों को पूरी दुनिया तक पहुंचाता है, उस पर भी बहुत कड़ाई कर दी गई थी कि अब आप वही उन खबरों को ही दिखाएंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हक में होगा।
है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जो दमनकारी नीति अपना रही थी, इन चीजों को दिखाने का अधिकार नहीं था। देन अरेस्ट विदाउट वारंट, किसी प्रकार की वारंट की आवश्यकता नहीं थी किसी को अरेस्ट करने के लिए। और पर्पस क्या था? पर्पस जो है, उद्देश्य जो है वो क्या था कि ये भारत में जो राष्ट्रवाद पनप रहा था, भारत में जो क्रांति पनप रही थी, इस क्रांति का दमन करना, इस राष्ट्रवाद का दमन करना, इसको दबा देना, है ना। मतलब किसी तरह से भारतीयों को इतना काबिल नहीं होने देना है कि वो आजाद हो जाए, ये उद्देश्य था उनका। तो इसी चीज को लेकर, चूंकि एक तरह से हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार को ही छीन लिया गया, इसी वजह से महात्मा गांधी ने इस कानून का नाम क्या दिया? इट वॉज रिफर्ड एज ब्लैक एक्ट। इसको ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून का नाम दे दिया, है ना। क्यों काला कानून का नाम दिया? तो आप देख सकते हैं क्या है इसमें, दैट नो अपील, नो दलील एंड नो वकील। मतलब कि जिस किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जाता था, जिसके ऊपर शक हो गया कि हाँ ये कुछ एक्टिविटी करने वाला है, उसे पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अब ना तो वो अपील कर सकता है सरकार से, ना तो वो कोई दलील दे सकता है, और ना तो उसके खिलाफ में कोई सरकारी वकील बोलेंगे, और प्राइवेट वकील तो ऐसे ही नहीं आएंगे। तो क्या है? नो अपील, नो दलील, नो वकील, ये तीनों याद रखना है। ये रोलट एक्ट की सबसे बड़ी खासियत थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से पूरा लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान थे। अब लोगों ने ठान लिया कि क्या करना है, इसके खिलाफ विद्रोह करना है। और अब तक महात्मा गांधी जो है पूरे राष्ट्र में अभी तक उनका नाम नहीं हुआ था, बस चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद तक ही लोग सीमित थे, मतलब अहमदाबाद तक ही लोग उनको जानते थे। लेकिन ये रोलट एक्ट ही था जिनकी वजह से महात्मा गांधी को पूरे देश में जाना। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी क्या चाहते थे? वो चाहते थे, गांधी वांटेड ए नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस व्हिच वुड स्टार्ट ऑन 6 अप्रैल 1919। अब 21 मार्च 30 मार्च तक ये सब घटनाएं घट चुकी थी। बहुत जगह पे लोगों को दबाया गया था, दौड़ाया गया था, मारा गया था, पीटा गया था। इस सब के, इस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने पूरे देश को आह्वान दिया कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से पूरे देश में हम लोग क्या करेंगे? राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। कब? 6 अप्रैल 1919 को। और ये बात सुनते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको रोक दिया, उन्हें कहीं भी, उन्हें दिल्ली घुसने नहीं दिया गया, है ना। कि ये दिल्ली घुसेंगे तो वहां से आवाहन जो है, दिल्ली चूंकि केंद्र हुआ करता था, तो उन्हें दिल्ली घुसने नहीं दिया गया। अब जब उनको नहीं दिया गया, लेकिन उनके आवाहन जो है वो लोगों तक पहुंचा कि महात्मा गांधी कुछ ऐसा करने को कह रहे हैं। और इसी क्रम में क्या होने लगे? रैलियां होने लगी। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। जो लोग थे, जो काम करने वाले थे, जो कामगार थे, वो लोग हड़ताल पे चले गए महात्मा गांधी के एक बुलावे पर, है ना। एंड बिजनेस वेयर सस्पेंडेड, और जितने प्रकार के बिजनेस थे उनको भी ठप कर दिया गया। अब क्या हो रहा है इसको देखिए। अलार्म्ड बाय द अपसर्ज, ब्रिटिश डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्ट। अब ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बन रहा था। तो उन लोगों के दिमाग में एक ही चीज आया कि इसको क्या किया जाए, अब हिंसा के माध्यम से दबा दिया जाए, क्रुएलिटी की जाए, ठीक है। मतलब डर दिखाया जाए, भय दिखाया जाए, और जहां कहीं भी वैसा कुछ हो रहा था वहां पे लोगों को मारा पीटा जा रहा था। इसका केंद्र जो है, ये रोलट एक्ट जो है बहुत अच्छे तरह से जो है इसका विरोध हो रहा था। कहां पर? पंजाब में। पंजाब में बड़ा जोरदार तरीके से इसका विरोध हो रहा था। तो पंजाब में भी खास करके अमृतसर में। तो क्या होता है कि ऑन 10 अप्रैल द पुलिस फायर्ड ऑन अ पीसफुल प्रोसेशन ऑन अमृतसर, पीसफुल प्रोसेशन इन अमृतसर। अब अमृतसर में एक बहुत ही शांतिपूर्वक एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, है ना। अब वो शांतिपूर्वक ढंग से वहां पे मीटिंग कर रहे थे, अपनी कुछ बातों को चर्चा कर रहे थे। लेकिन वहां पे क्या होता है कि पुलिस को इस बात की खबर मिल जाती है, और पुलिस आते हैं वहां पे, और वहां पे क्या कर देते हैं? वहां पे लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। हवाई फायरिंग होती है, और डॉक्टर सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को बिना कारण ही पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। उन्हें धर्मशाला लेकर चला जाया जाता है। अब इस बात के विरोध में पूरा अमृतसर जाग जाता है, पूरा पंजाब जाग जाता है कि ये बिना कारण ये सरकार, गवर्नमेंट जो है इस तरह से लोगों को लेकर जा रही है, ये बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ, इससे हमारी आज़ादी पूरी तरह से छीन जा रही है। तो इसके खिलाफ कुछ करना होगा। और लोग जहां कहीं भी सरकार का विरोध जताने के लिए, जहां कहीं भी गवर्नमेंट सिंबल्स को देख रहे थे, उसको ध्वस्त करने पे पड़े। जहां पे रेलवे ट्रैक्स देखे वो गवर्नमेंट की निशानी है, उसको तोड़ दो। पोस्ट ऑफिस देख रही है, गवर्नमेंट की निशानी है, तोड़ दो। स्कूल कॉलेजेस गवर्नमेंट के, उनको छोड़ दो, है ना। बहुत सारे लोग जो है इस कानून के एवज में क्या कर रहे हैं, इस कानून की वजह से अपने अपना टाइटल्स जो है वो लौटाने लगे थे, है ना। अपना जो भी उनको सम्मान मिला था वो सारे सम्मान लौटा दिए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट को।
अब ये सारा चीज चल रहा था, लेकिन ये चूंकि शहरों तक सीमित था, तो लोग क्या चाहते थे कि इसको गांव तक पहुंचाया जाए। और बच्चों उस वक्त जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था, फेसबुक नहीं था, ये सब नहीं था, तो एक साथ मास में एक साथ इतने सारे लोगों को जानकारी कैसे दी जाए। तो तब के लोग भी बहुत बुद्धिमान होते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेले में 20-30 गांव 50 गांव के लोग जो है आ जाते हैं। दिन था 13 अप्रैल का, जिसको कि बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में बैसाखी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। और वहां पे एक जालियांवाला बाग जो है वो उस नाम का एक मैदान है ना। वहां पे मेला लगता था, बैसाखी का मेला लगता था। महिलाएं, बच्चे, लोग जो हैं वो लोग आए थे वहां पे। अब उसी क्रम में वहां पे क्या होता है कि लोग जो क्रांतिकारी हैं उन लोगों ने भी इस बात का निर्णय लिया कि वहां पे बहुत सारे गांव से लोग पहुंचेंगे, तो हम लोग को क्या करना है, वहीं पे पैम्पलेट बंटवा के और छपवा देना है, वहां पे बंटवा देना है। पैम्पलेट छाप के वो रखे हुए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कौन सी नीति को अपना रहे हैं और उन नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी देनी है, पैम्पलेट बांट देना है। तो अब इस बात की जानकारी जो है राजहंस नाम का एक गद्दार जो है वो क्या करता है, वो ब्रिटिशर्स को जाके दे देता है कि जलियांवाला बाग में बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है क्रांतिकारियों का, और वहां से वो बहुत सारी गतिविधियों को शुरू करने वाले हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जैसे ही मालूम चलता है, तो वहां पे उस वक्त यहाँ के वाइसरॉय कौन थे, यहाँ के वाइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। याद रखेंगे, वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मतलब वो पूरे भारत के हैं। अब पंजाब में जो गवर्नर जनरल है उनका नाम क्या है, उनका नाम है माइकल ओडायर। तो किसी प्रोविंस में किसी प्रकार का निर्णय जो है वो कौन ले सकते थे, गवर्नर जनरल, जैसे कि राज्य में मुख्यमंत्री लेता है उसी प्रकार से। तो ये गवर्नर जनरल माइकल ओडायर जो है वो आदेश देते हैं किसको, वहां के सेनापति मतलब ब्रिगेडियर, किसको, ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को। क्या आदेश देते हैं, आदेश ये दिया जाता है कि जहां कहीं भी आप देखें भीड़ को इकट्ठा होते हुए, आप जा सकते हैं और वहां पे गोली चला सकते हैं। बस इनका आदेश मिलने की देरी थी। आर डायर जो है वो जालियांवाला बाग में चूंकि एक ही एंट्री थी, है ना, एक ही एग्जिट पॉइंट था, उसकी दीवारें बहुत ऊंची थी, वो वहां पे सीधा घुसते हैं अपने सेना को लेकर और अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, और जिसकी वजह से 1600 से 1700 लोगों की जान चली जाती है। लेकिन आंकड़े में क्या बताया जाता है, आंकड़े में बताया जाता है कि 300 से 400 लोग मारे गए थे। ये सच्चाई नहीं है बच्चों, ये क्या है कि 1600 से 1700 लोग जो है वो लगभग मारे गए थे। वहां पे बीच में ही एक कुआं हुआ करता था, लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद जाते हैं, लेकिन एक के ऊपर एक कूद जाने की वजह से जो नीचे दब गए थे वो भी मर गए, है ना। तो कुआं में जो कूदे वो भी मर गए और जो नहीं कूदे वो भी मर गए। तो बच्चों जालियांवाला बाग में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे। जालियांवाला बाग में जैसे ही माइकल ओडायर का आदेश मिलता है आर डायर को, तो आर डायर क्या करते हैं, जो ब्रिगेडियर थे वहां के, वो क्या करते हैं, अपने सेना को लेकर जाते हैं और जो एक एग्जिट पॉइंट था उधर से घुसते हैं और उसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद अपने सेना को आदेश दे देते हैं कि अंधाधुंध क्या कर दिया जाए, गोली चला दी जाए। तो ये मेरे ख्याल से अब तक का सबसे क्रूर घटना है, सबसे बड़ा कुकृत्य है, जिसको कह सकते हैं कि एक जिम्मेदार व्यक्ति, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है एक जगह की, वो व्यक्ति इस प्रकार का निर्णय ले रहा है ना। तो क्या निर्णय ले लिया गया कि लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी जाए, और वहां पे अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, 1600 से 1700 लोग मारे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये रोलट एक्ट का क्या ये रिजल्ट, परिणाम क्या सामने आया, जालियांवाला बाग के रूप में ये सामने आया। अब लोग जो है इसके बाद, यहाँ से ये घटना के बाद पूरे ये खबर जो है पूरे भारत में आग की तरह फैल जाती है, और उसके बाद लोग पूरी तरह से इसके विरोध में आ जाते हैं। वहीं पे एक ये तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका कंसिक्वेंस क्या था उसको जरा सुन लेंगे बच्चों। रोलट एक्ट में क्या होता है कि रोलट एक्ट यहाँ तक सीमित रहता है, कुछ ही दिनों के बाद 1922 में क्या होता है, इस एक्ट को वापस ले लिया जाता है। ठीक है, इस एक्ट को चूंकि इतना बड़ा विरोध हो रहा था, तो इस विरोध की वजह से ब्रिटिश सरकार मजबूरन इस एक्ट को वापस ले लेती है। और इस एक्ट का मतलब क्या कह सकते हैं, ये जो कॉन्सिक्वेंस था, क्योंकि ये अभी भी शहर तक ही सीमित था, गांवों में लोगों को ये अट्रैक्ट नहीं कर पाया था, तो बहुत बड़ी सफलता तो हम लोग नहीं कहेंगे। रोलट एक्ट के बाद जो विरोध हुआ था उसको बहुत बड़ी सफलता नहीं कहेंगे, लेकिन जालियांवाला बाग की घटना के बाद जो लोगों में एक प्रकार से एक अलग सिंपैथी जग गई कि हम लोग एक हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक अलग ही प्रकार के जो घृणा का भाव है वो जाग गया कि ये लोग हमारे बारे में कभी भला नहीं सोच सकते,
है ना। इनको इनको जब हत्या करने में थोड़ी सी सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है, थोड़ा सा समय नहीं लग रहा है, तो ये हमारा भला क्या करेंगे। तो अब लोग जो है पूरी तरह से तैयार थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए, और वहीं पे उसी जलियांवाला बाग की घटना जो है वो याद थी। वहां पे एक व्यक्ति क्रांतिकारी जिनका नाम है उधम सिंह, है ना, जिनका नाम क्या था, शहीद उधम सिंह, हम लोग ना जानते हैं उनको। तो उधम सिंह जो है वो क्या करते हैं, 1919 को ये घटना घटी, और 1940 21 साल बाद जो है वो वहां पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं लंदन जाते हैं, वहां पे कॉन्फ्रेंस हॉल में जहाँ पे वो बैठे रहते हैं माइकल ओडायर, जिन्होंने ये आदेश दिया था, याद रखेंगे, ओडायर, ओ फॉर ऑर्डर, जिन्होंने ये आदेश दिया था कि अंधाधुंध गोली चला दी जाए, क्योंकि इनके आदेश के बिना आर डायर तो चला नहीं सकता था। तो जिन्होंने आदेश दिया था उधम सिंह सीधे जाते हैं और वहां पे उनको गोली मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, और फिर उसके बाद अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, है ना। तो ये यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि उधम सिंह, मतलब कहाँ तक सोच सकते हैं कि भारतीयों के मन में ये जो एक कितनी बड़ी घटना थी कि 21 साल तक लोग नहीं भूल पाए थे, है ना। जब ये गवर्नर जनरल मीन्स माइकल ओडायर जब लंदन जाते हैं वहां पे, तो ऐसे तो बहुत सारे आयोग बनाए गए थे कि हंटर आयोग, तो मदन मोहन मालवीय आयोग एक बना था, जिसमें कि इसकी जांच बिठाई गई। जब देखा गया कि बहुत जड़ा मीन्स बहुत जोरदार विरोध हो रहा है, तो जांच बिठा दिया गया कि अच्छा ठीक है, हम लोग जांच करेंगे, अगर दोषी पाया गया तो इनको हटा दिया जाएगा। लेकिन जिस वो जांच कमेटी जो बनती है 8 सदस्य की, उसमें इसको निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जब ये लंदन जाते हैं तो वहां पे इनका स्वागत होता है, और ये क्या कहते हैं कि हमने क्यों किया ऐसा, कहते हैं टू प्रोड्यूस मोरल इफेक्ट ऑन सत्याग्रहीज, है ना, ऑन रिवोल्यूशनरीज, कि उनकी मानसिक स्थिति को मैं खराब करना चाहता था, उनको भय जो है, उनके दिमाग में भय डालना चाहता था, इसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। ठीक है, तो हम लोग रोलेट एक्ट के रूप में बच्चों क्या देख रहे हैं, रोलेट एक्ट जो है वो शुरू कुछ और हुआ था कि लोगों का जो फंडामेंटल एक कह सकते हैं हम लोग राइट, उसको छीन लिया गया। लेकिन ये अंत किस प्रकार से हुआ, ये जालियांवाला बाग की घटना से, हत्याकांड जिसको कहते हैं हम लोग, जालियांवाला बाग के हत्याकांड से ये अंत हुआ। और 2 साल कुछ ही दिनों में इस एक्ट को जो है वो वापस ले लेते हैं। और इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कि इसके बाद किस प्रकार से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने पूरे देश भर में लॉन्च किया, है ना। तो यहाँ से महात्मा गांधी जो है वो चर्चा में आ चुके थे, अब पूरा देश उनको जान चुका था। अब उनकी एक आह्वान पर पूरा भारत जो है वो एक होने को तैयार था। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो देखेंगे अगले वीडियो में। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।